दोस्तों आइए आज हम बात करते हैं भारत की शिक्षा व्यवस्था पर कि हमारी शिक्षा व्यवस्था स्टार्ट कहाँ से हुई और आज प्रेजेंट टाइम में जो भी शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत हम पढ़ाई करते हैं वो शिक्षा व्यवस्था है कैसी और वो किन किन चीजों के कारण आज ऐसी हो चुकी है कि बच्चों को चीजें रटनी पड़ती हैं और रट रट करके वो किसी तरीके से किसी एग्जामिनेशन को दे देते हैं। दोस्तों सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, अगर मैं बहुत पहले की बात करूं तो पहले तो किसी भी तरह की कोई शिक्षा व्यवस्था थी नहीं, तो जितने भी हमारे लोग हुआ करते थे उनका जो मेन अपना फोकस होता था वो केवल एक ही काम पर होता था। मैं आदि मानवों की अगर बात करूं तो उनका बस एक ही काम पर फोकस होता होगा कि किसी तरीके से उनको फूड मिल जाए, यानी कि उनको खाने की व्यवस्था हो जाए और किसी तरीके से मेहनत करके एक शेल्टर मिल जाए। शेल्टर यानी कि जहां पे वो आराम से रह सके। रहने और खाने की व्यवस्था अगर पहले के लोगों को हो जाती थी तो उनको कभी भी कुछ सीखने की जरूरत पड़ती नहीं होगी। तो आखिर क्यों सीखने की जरूरत पड़ती है ये जानना बहुत जरूरी है। अपने लाइफ को बहुत ज्यादा कंफर्टेबल बनाने के लिए और पहले से एक अच्छा स्वरूप देने के लिए ही हमें शिक्षा लेने की जरूरत पड़ती है। तो आइए जानते हैं कि किस तरीके से शिक्षा में इवोल्यूशन हुआ। तो दोस्तों धीरे धीरे समाज डेवलप करता चला गया और डेवलप करते 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 हम लोग नई चीजों के बारे में जानना शुरू किए। जैसे कि सबसे पहली बार जब हमें शिक्षा मिली होगी तो वो टूल्स बनाने की शिक्षा मिली, यानी कि हम कैसे किसी पत्थर के हेल्प से उसको औजार में कन्वर्ट करके किसी जानवर को मार करके और उसको खाना कर सकते हैं, उसको मार करके खा सकते हैं। धीरे धीरे ये एक व्यवस्था जो है हमारे सिविलाइजेशंस के अंदर आई सबसे पहले। उसके बाद ये चीज और इवॉल्व हुआ और तब जाकर के डिस्कवरी ऑफ फायर होता है, यानी कि आग की डिस्कवरी होती है। जब आग की डिस्कवरी हो गई इसके बाद दोस्तों हम लोगों ने ये सीखा कि हम लोग किस तरीके से मांस को पका सकते हैं। तो कहने का मतलब है शिक्षा मतलब केवल किताब की ही शिक्षा नहीं होती है, बल्कि आप अपने काम में किस तरीके से अपने काम को आसान बनाते हैं, अपने लाइफ को आसान बनाते हैं, इसके बारे में भी जब आप कुछ नया सीखते हैं तो इसको भी शिक्षा ही कहते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से समय बदलता चला गया होगा और बदलते 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 एक समय ऐसा आया होगा जब शिक्षा के केंद्र बनाए गए होंगे कि हाँ पर्टिकुलर किसी एक जगह पे किसी एक चीज को बनाना सिखाया जाता है। तो मेरे हिसाब से जो सबसे पहले शिक्षा का केंद्र बनाया गया होगा वहां पे मिट्टी के बर्तन बनाने सिखाए गए लोगों को, जहां पे एक कुम्हार हुआ करता होगा और वो लोगों को इकट्ठा करके मिट्टी के बर्तन बनाना सिखाता होगा। दूसरा कोई ऐसा व्यक्ति होता होगा जो लोगों को पहिए बनाना सिखाता होगा जिसके हेल्प से एक जगह से दूसरी जगह लोग जा सकते हैं। तीसरा कोई ऐसा व्यक्ति होता होगा जो लोगों को आग जलाना सिखाता होगा, क्योंकि आग जलाने का टेक्निक भी पहले इतना सरल नहीं था जितना अब है। तो इस तरीके से लोग शिक्षित होते चले जा रहे हैं, लेकिन अभी भी वो सही स्वरूप में नहीं आए। तो सही स्वरूप में आने के लिए उनको कई 100 साल लगे होंगे और तब जाकर के हमारा वैदिक सिस्टम ऑफ एजुकेशन इंट्रोड्यूस किया गया। वैदिक सिस्टम के तहत बच्चों को एक जगह किसी आश्रम में जाकर के शिक्षा लेनी होती थी और आश्रम में जाना सब लोग अफोर्ड नहीं कर सकते थे। दोस्तों आश्रम में जाना शुरू में सब लोग अफोर्ड कर सकते थे क्योंकि शिक्षा जो थी वो किसी जात पर आधारित नहीं थी, यानी कि हर वो व्यक्ति जो शिक्षित होना चाहता है, जो पढ़ना चाहता है, वो बड़े आराम से पढ़ सकता था। समय बदलता चला गया और धीरे धीरे जो शिक्षा है वो जाति पर आधारित होती चली गई, जिसके तहत ब्राह्मण और क्षत्रिय ये दोनों ऐसे कास्ट होते थे जो कि एक दूसरे के ऊपर शिक्षा के लिए डिपेंडेबल होते थे। यानी कि ब्राह्मण वो लोग होते थे जो शिक्षित करते थे और क्षत्रिय वो लोग होते थे जो शिक्षा ग्रहण करते थे। शिक्षा ग्रहण करने के बाद वो लोग उस शिक्षा का इस्तेमाल एक राज्य को संभालने के लिए करते थे और ये व्यवस्था काफी लंबे समय तक चलती रही। लेकिन शुरुआत में जाति व्यवस्था पर शिक्षा नहीं दी जाती थी, यानी कि केवल एक व्यक्ति को जात देख करके शिक्षा नहीं देना है, बल्कि अगर उसकी शिक्षा लेने की इच्छा है तो उसको शिक्षा दी जाती थी। समय धीरे धीरे बदलता चला गया और अब एक नया इवोल्यूशन आया जिसमें हम लोग सबसे पहले ये समझेंगे कि मौर्यन पीरियड के आने के बाद से शिक्षा व्यवस्था में एक बहुत बड़ा बदलाव आया कि जो पुरानी परंपरा थी, जो कि जाति बेस आधारित शिक्षा थी, उसको चेंज करके मौर्यन सिविलाइजेशन ने एक समान कर दिया। एक समान करने का मतलब कि अब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, बौद्ध, जैन किसी भी धर्म को मानने वाला व्यक्ति आराम से शिक्षा ले सकता था। समय और बीता और उसके बाद गुप्ता अंपायर आया। गुप्ता ने इस चीज को और ज्यादा एडवांस किया और दो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज जो कि तक्षशिला और नालंदा यूनिवर्सिटी है वो उस पीरियड में उनको स्थापित किया गया, जो कि हम आज भी देख सकते हैं। उनके अवशेष जो है वो आज भी बिहार में, और तक्षशिला यूनिवर्सिटी तो प्रेजेंट टाइम में पाकिस्तान के अंदर आता है। तो दोनों ये दो यूनिवर्सिटीज इस बात का सबूत है कि भारत को सेंटर ऑफ लर्निंग कहा जाता था। लेकिन आज एक ऐसा समय आ चुका है जब हमारे ही देश के बच्चे दूसरे देशों में जाकर के शिक्षा लेते हैं, यानी कि वो देश जहां से शिक्षा पैदा हुई है उस देश को के लोगों को आज दूसरे देशों में जाकर के शिक्षा लेना पड़ता है। तो ये हमारे लिए बहुत शर्म की बात है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अब जानते हैं कि मेडिवल पीरियड में क्या होता है। मेडिवल पीरियड ये वो पीरियड था जिस समय मुगल शासक आए और मुगल शासकों ने भी शिक्षा पे काफी ज्यादा ध्यान किया, लेकिन उन्होंने दो नए सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया।
एक था मदरसा सिस्टम ऑफ एजुकेशन। मदरसा सिस्टम ऑफ एजुकेशन ये कहता है कि हम साइंस और टेक्नोलॉजी ना पढ़ा करके केवल और केवल उर्दू और फारसी जैसी भाषाओं की शिक्षा बच्चों को देंगे, जिसके तहत उनका रिलीजियस नॉलेज बढ़ेगा। कहीं ना कहीं ये मानना गलत नहीं है कि रिलीजियस नॉलेज बच्चों के पास होना चाहिए, और ये एक अच्छा बदलाव था। दूसरी तरफ गुरुकुल सिस्टम भी चलता था, जिसमें एक गुरु होते थे और बहुत सारे लोग, बहुत सारे हिंदू परिवारों के जो उच्च वर्ग के लोग थे वो वहां शिक्षा लेने के लिए जाते थे, और जो छोटे कास्ट के लोग थे उनको भी शिक्षा दी जाती थी, लेकिन थोड़ा सा भेदभाव था, क्योंकि उस समय अछूतों को जो है वो एक अलग कैटेगरी बना करके रखा जाता था। दोस्तों समय बदलता चला गया और मुगल काल जो है लगभग 100-150 साल के अंदर समाप्त हो गया, और अब समय आया अंग्रेजों का। और अंग्रेज जब यहाँ आए तो अंग्रेजों ने शिक्षा में बहुत भारी बदलाव करने की कोशिश की। 1885 में मकाले ने एक स्टेटमेंट दिया और उन्होंने कहा कि हमारे देश की जो शिक्षा व्यवस्था है उसके तहत हम, भारत देश की शिक्षा व्यवस्था इतनी ज्यादा अच्छी है कि अगले 150-200 साल तक हम कभी भी भारत पे राज नहीं कर पाएंगे अगर हम इसकी शिक्षा व्यवस्था को बदलेंगे नहीं। और यहां से भारत की शिक्षा व्यवस्था का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित होता है, जिसके तहत मकाले ने मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम ऑफ एजुकेशन को लॉन्च किया, और उसके बाद से ही इंडिया का पतन स्टार्ट हो गया एजुकेशनल सिस्टम में। पहले बच्चों को एक सवाल दे दिया जाता था और उनसे कहा जाता था कि बेटे इसका आंसर खोज के लाओ, और बच्चे जगह जगह पे जाकर के रिसर्च करते थे, मेहनत करते थे और उसका आंसर खोज करके लाते थे। लेकिन इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम आ जाने के बाद से बच्चों को एक सवाल लिखवा दिया जाता था, लेकिन उसके साथ ही साथ दुर्भाग्य की बात यही है कि उसके आंसर्स भी लिखवा दिए जाते थे, और उस बच्चे को उस सवाल से संबंधित एकदम फिक्स आंसर याद करना था। और वो आपके घर का भी बच्चा जो कि अभी छोटा है या बड़ा है, इसी सिस्टम को फॉलो करता है, उसको जो स्कूल से जो चीजें रटा दी जाती है, जो आंसर्स लिखवा करके दे दिए जाते हैं, उसी को उस आंसर को लिखना होता है। उसके अंदर कभी भी एक क्यूरियोसिटी डेवलप करने की कोशिश नहीं की जाती है कि वो एक नए आंसर को खुद से डेवलप कर सके। तो ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट रहा है। उसके बाद से मॉडर्न एजुकेशन हमारे देश में आया, और हमारे देश में मॉडर्न एजुकेशन कुछ इस तरह से छा गया कि प्रेजेंट टाइम में भी जो शिक्षा हम लेते हैं वो भी शिक्षा मॉडर्न एजुकेशन पे बेस्ड है, यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी तो सिखाया ही जाता है, लेकिन रटे रटाए ज्ञान के तहत ये शिक्षा केवल और केवल नौकरी पाने के लिए है। तो केवल नौकरी के लिए पढ़ना ही हमारे शिक्षा का एक मेन उद्देश्य बन करके रह गया है। लेकिन अब जब 2020 में कोविड-19 की बड़ी घटना घटी और पूरे देश के अंदर जब बहुत भारी मात्रा में लॉकडाउन लगा, उसके बाद से शिक्षा व्यवस्था में एक बदलाव आया और न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ गई। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बाद गवर्नमेंट हमेशा से ये कोशिश करती आई है कि शिक्षा में बदलाव हो, शिक्षा प्रणाली चेंज हो, और साथ ही साथ बच्चों को अब ऑप्शनल सब्जेक्ट पढ़ने का मौका मिले और वो मल्टी डायरेक्शनल यानी कि मल्टी डायमेंशनल तरीके से पढ़ाई कर सके। तो दोस्तों अब हमें उन चीजों पे ध्यान देना होगा कि जो अंग्रेजों ने हमारे देश में जो बिया बोया है, यानी कि पढ़ो केवल इस वजह से कि नौकरी मिल पाए, इस नौकरी के प्रणाली को हमें ब्रेक करना होगा। और उसके लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार हमारे टीचर्स हैं, क्योंकि वही बच्चों को एजुकेट करेंगे कि बेटा पढ़ना है रिजल्ट के लिए नहीं पढ़ना है, नौकरी के लिए नहीं पढ़ना है, पढ़ना है दिमाग को जिंदा करने के लिए। मेरे गुरु श्री अवध ओझा सर ये कहते हैं कि पढ़ो तो दिमाग को जिंदा करने के लिए पढ़ो। मैं उन्हीं की बातों को आपके सामने आपके समक्ष रख रहा हूं कि हमारे जीवन का बस एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि जब हम शिक्षा ले रहे हैं, किसी चीज को सीख रहे हैं, तो वो अपने दिमाग को जिंदा करने के लिए होना चाहिए, क्योंकि इंसान का जन्म ही मरे हुए दिमाग के साथ होता है। जब वो छोटा होता है तो उसका दिमाग मरा हुआ होता है, और धीरे धीरे जब बच्चा ग्रो करता है तो उसका दिमाग ग्रोथ करता है। वो स्टार्टिंग में होमो सैपियन ही होता है, जिसको अंग्रेजों ने बोटेनिकल नेम के तहत होमो सैपियंस बोला है। धीरे धीरे वो बच्चा इवॉल्व होता है, तो अब जाकर के वो बनता है एक ह्यूमन बीइंग। तो होमो सैपियन से ह्यूमन बीइंग बनने में उसको काफी समय लगता है, और उसमें एजुकेशन सिस्टम एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है दोस्तों। तो इसलिए इस वीडियो के माध्यम से मैं यही बताना चाह रहा था कि प्रेजेंट टाइम में जो हमारी शिक्षा का मेन उद्देश्य है उसे हमें बदलना चाहिए। एक बार अगर हम उद्देश्य बदल लेते हैं तो आप बिल्कुल ये ना सोचें कि अगर आप नौकरी नहीं करेंगे तो सक्सेसफुल नहीं होंगे। आप कहीं ना कहीं अपना इंतजाम कर लेंगे, क्योंकि आपका दिमाग जिंदा रहेगा, और अगर दिमाग मरा रहेगा तो किसी ना किसी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करेंगे। हमारे देश के अंदर प्राइवेट लोग जो नौकरी करते हैं उनके पैसों को चूस चूस के सरकारी लोगों को तनख्वाह दिया जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये भले ही सरकारी नौकरी करने वाले लोगों को सुन करके बुरा लगे, लेकिन अस्तित्व और वास्तविकता हमारे देश की यही है कि जितने भी प्राइवेट कर्मचारी हैं या जितनी भी प्राइवेट संस्थान हैं, वहां काम ज्यादा करना होता है और उसके बदले सैलरी कम मिलती है। लेकिन दूसरी तरफ अगर सरकारी संस्थानों में देखें तो वहां पे प्राइवेट के मुकाबले काम कम है और उनकी सैलरी जो है वो ज्यादा है। और इस सरकारी और इस प्राइवेट नौकरी के बीच का जो गैप होता है उसको हम कहते हैं एंट्रेंस एग्जामिनेशन। और अगर एक बार आप एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करते हैं तो आप भी इस प्राइवेट वाली कैटेगरी से उठ करके सरकारी वाली कैटेगरी के अंदर चले जाते हैं, और वहां से आपके जीवन में एक स्टेबिलिटी आ जाती है।
लेकिन जितने बड़े लोग जीवन में रहे हैं, जिन्होंने बहुत बड़े कीर्तिमान स्थापित किया है संसार के अंदर, समाज के अंदर, जैसे गांधी हो गए, सुभाष चंद्र बोस हो गए, भगत सिंह हो गए, ऐसे बड़े बड़े लोगों ने कभी भी सरकारी नौकरियां नहीं की हैं। उन्होंने अपने लाइफ को एक चैलेंज की तरह एक्सेप्ट किया है और उसमें मेहनत किया है, और आज हम उनकी पूजा भी करते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो के थ्रू कम से कम इतना तो जरूर सीख जाएंगे कि सीखना है दिमाग जिंदा करने के लिए, ना कि नौकरी पाने के लिए।